हेलो बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम जैसा कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, यानी कि वास्तविक एवं आभासी गहराई। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान के चलो पानी के अंदर कोई सिक्का पड़ा हुआ है या पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर सिक्का जब अंदर होता है और हम उसको बाहर से देख रहे होते हैं तो वो पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमको दिखता है। तो ऊपर उठा दिखता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? अब ये पढ़ेंगे ऊपर उठा हुआ दिखता है तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है, कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम किसी ऐसी रॉड को पानी के अंदर डालें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखें, देखो हम ऐसा मानते हैं, माना कि इस चीज़ को मान रहे हैं, माना किसी द्रव में d गहराई, माना किसी लिक्विड के अंदर d डेप्थ पर वस्तु है जो कि d डैश गहराई पर दिखाई देती है, जो कि d डैश गहराई पर दिखाई देती है। d डैश गहराई पे हमको दिखाई दे रही है तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि d और d डैश में रिलेशन क्या है, और हमको अगर d पता हो तो d डैश कैसे निकालें। मतलब यही तो हुआ कि कितनी गहराई पे हमको दिख रही है एक्चुअल में। तो देखो, हम इसको दो कंडीशन में मानेंगे कि जब, देखो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। जब सघन माध्यम में वस्तु हो और विरल माध्यम में ऑब्जर्वर हो, प्रेक्षक हो। और दूसरी कंडीशन जब विरल माध्यम में वस्तु हो और सघन माध्यम में ऑब्जर्वर हो। दो कंडीशन में हम इसको पढ़ते हैं। तो हमने ये देखा होगा कि जनरली ऐसा हमने पढ़ा है कि वो गहराई कम प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है, गहराई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब कम के लिए एक कंडीशन है, ज़्यादा के लिए दूसरी कंडीशन है। दोनों कंडीशन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले केस 1, और केस 1 के अंदर हम पढ़ेंगे केस 1, जब वस्तु सघन माध्यम में हो। जब वस्तु सघन माध्यम में हो, तो जब वस्तु सघन में है तो प्रेक्षक स्वतः ही कहाँ पे आ चुका है? विरल में। वस्तु सघन में और प्रेक्षक भी अगर सघन में होगा तो वास्तविक और आभासी गहराई सेम होगी, दोनों एक ही माध्यम में, क्योंकि ऐसा अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन होगा ही नहीं, सेम माध्यम होगा तो यहाँ पे वस्तु सघन में हो और ऑब्जर्वर विरल माध्यम में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमको यहाँ पे समझाना है। चलो देखो, ऐसा मान लेता हूँ मैं, माना कि ये कोई एक पात्र है और इस पात्र के अंदर एक कोई भी जार बना देते हैं। इस जार के अंदर मान के चलो इस लेवल तक, इस जार के अंदर इस लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, इस लेवल तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे हम मान लेते हैं। यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसके तल में या कहीं भी किसी भी गहराई पे मान सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके तल में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट की जो गहराई है, डेप्थ है, वो मैं मान लेता हूँ स्मॉल d, इसकी गहराई है अभी फ़िलहाल। अब देखें, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी
तो प्रेक्षक ऊपर की तरफ होगा और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ। लाइट रे चलेगी तो एक लाइट रे यहाँ से सीधी ले जाओ, एक लाइट रे यहाँ से ऐसे चलती है, सीधी जा रही है बिल्कुल, और जो लाइट रे सीधी आएगी इससे, ऑब्जेक्ट से निकलकर सीधी आएगी, वो मुड़ेगी नहीं, सीधी की सीधी चली जाएगी। एक लाइट रे यहाँ से ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ तक सीधी आएगी। ये जो लाइट रे थी ये यहाँ पे ऐसे आई, ये ऐसे आई, यहाँ तक तो ये सीधी आ रही है, लेकिन ये ऐसे आकर ये इसका अभिलंब बनाएंगे इस जगह पे। अब ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब अभिलंब से दूर हटेगी तो अभिलंब से दूर कैसे हटेगी समझो। इसकी जो वास्तविक डायरेक्शन है ना, वास्तविक डायरेक्शन ये वाली है इसकी, ऐसे आ रही है, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हमको कहाँ पे दिखाई देगी, इसको पीछे मिलाओ, जब इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल रही हैं दोनों किरणें, तो हमको जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट जो यहाँ था वो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी। तो ये जो डेप्थ है ना, इसकी गहराई, ये वाली डेप्थ, इस वाली डेप्थ को हमने माना है डी डैश, इसको हमने डी डैश माना है। तो डायग्राम देख लो, जब वस्तु सघन माध्यम में हो, ऑब्जर्वर विरल माध्यम में हो, तो रियल जो एपरेंट डेप्थ है, आभासी गहराई है, वो हमेशा कम हो जाती है वास्तविक गहराई की तुलना में। अब चलते हैं इसका केस नंबर सेकंड। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड देखो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, तो जब वस्तु विरल माध्यम में होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, कैसे उसमें इमेज बनेगा समझो। सेम प्रोसीजर, डायग्राम सेम बनाना है। मान के चलो यहाँ पे एक कोई जार है, और इस जार के अंदर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, बाहर की बजाय विरल माध्यम है, और इसमें इस जार के अंदर, इस जार का जो लेवल है वो यहाँ तक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, इस जार का लेवल यहाँ तक है, और इसके अंदर विरल माध्यम है। मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर विरल माध्यम है, यहाँ विरल है, इसका मतलब ऊपर की साइड में कैसा माध्यम है, सघन। तो अब प्रकाश किरण, ऑब्जेक्ट होगा विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम से चलकर प्रकाश किरण जाएगी सघन माध्यम की ओर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में लो क्योंकि इमेज नीचे बनेगी इसकी, तो थोड़ा सा यहाँ ले लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस डेप्थ तक ये जो गहराई है ये है डी, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। यहाँ से एक प्रकाश किरण वही सेम सीधी गुजार दो, एक प्रकाश किरण तो यहाँ से बिल्कुल सीधी गुजार दो, दूसरी प्रकाश किरण थोड़ी सी मुड़ के जाएगी, ऐसे ले लेते हैं, और इसका नॉर्मल बनाते हैं अविलंब। देखो इस जगह पे नॉर्मल बनेगा इसका, ये नॉर्मल बना दिया। अब ये अविलंब से दूर हटेगी या पास आएगी बताओ। यहाँ से जानी चाहिए ऐसे, लेकिन विरल से सघन में जा रही है, और जब विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब के पास आती है, पास आएगी तो पास इस तरीके से आएगी और ऐसे आएगी। इसको मैं सीधा नीचे मिला रहा हूँ डॉटेड लाइन से, तो ये यहाँ पे काटेगी इसको और यहाँ पे काटेगी, तो जो इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज थोड़ी सी आई नीचे, तो यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है इमेज की वो डी डैश से डिनोट की जाती है, डी डैश। देखो यहाँ पे डी कम है और डी डैश कैसा है, ज़्यादा। तो एक चीज़ तो क्लियर कर लो अपने माइंड में, और वो चीज़ ये है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई वस्तु सघन माध्यम में हो, ऑब्जर्वर प्रेक्षक, इसमें प्रेक्षक यहाँ पर है, ये सघन माध्यम है, प्रेक्षक यहाँ पर होगा।
अगर वस्तु सघन माध्यम में है, प्रेक्षक विरल माध्यम में है तो वास्तविक गहराई कम होती है, और वस्तु विरल माध्यम में है, प्रेक्षक सघन माध्यम में है तो वस्तु की गहराई बढ़ जाती है। तो दोनों स्थितियां इसमें एक नहीं है। अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल तब लेंगे, पहले एक बार निकालते हैं कि किस फॉर्मूले से हम दोनों डेप्थ में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लो, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस डिस्टेंस को कुछ मान लो, मैंने इसको स्मॉल a मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने अपनी मर्जी से स्मॉल a मान लिया है, और ये वाली है d डैश, और ये पूरी कितनी है d, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। इसको a मान लिया। आपतन कोण वगैरह इसमें शो कर दो। तो यहाँ पे आपतित किरण ये रही, और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज I। अपवर्तन कोण अभिलंब और जाने वाली किरण, अपवर्तित किरण के बीच में ये वाला एंगल है R, ठीक है। अब देखो, ये I और ये R, यहाँ पे R ज़्यादा होगा I कम होगा, उसमें उल्टा होगा। ये पूरा एंगल R है। अब इसके बाद में देखो, ऐसा मानते हैं, माना कि एक माध्यम नीचे वाला माध्यम है, नीचे वाला माध्यम सघन है, बाहर वाला विरल है, ऐसा हमने माना है। ये माध्यम है सघन और बाहर वाला माध्यम है विरल। इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक माना कि μ2 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक माना कि है μ1, और प्रकाश किरण μ2 से μ1 की ओर जा रही है। ये वाला पूरा कोण R है, तो इधर भी ये पूरा कोण R होगा, ये वाला पूरा R, तो ये वाला भी पूरा R। अब देखो, यहाँ पे ऐसे करके ये Z शेप तुमको दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे Z, ये वाला एंगल I है, तो ये वाला एंगल भी I ही होगा। दिख गए दोनों, ये I। अच्छा, अब ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। यहाँ पे Z शेप देखें, यहाँ पे Z शेप ऐसे करके दिखा, ये वाला एंगल R, तो ये पूरा R कंप्लीट, ये पूरा R, ये R है तो पूरा R, ये Z शेप है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया R। अब स्नेल का नियम लगा दो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगा दो। और स्नेल का नियम ये कहता है, मैंने वहाँ पे सिखाया है, 10th वाला स्नेल नियम मत लगाना। सबसे पहले μ2 से जा रही है, तो μ2 और μ2 में कोण कितना है, μ2 इंटू साइन I बराबर μ1 इंटू साइन R। यदि I व R नगण्य हो तो, यदि साइन I व R नगण्य हो तो साइन I की जगह पे साइन I लगभग बराबर I और साइन R लगभग बराबर R, ये मान लिखो। तो μ2 इंटू I बराबर μ1 इंटू R, ये आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखना, I अपॉन में R, यानी कि μ2 अपॉन में μ1 बराबर μ2 अपॉन में μ1 बराबर R अपॉन में I। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 अपॉन में μ2 बराबर I अपॉन में R। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल देखना कौन कौन से, इसको मैं मिला रहा हूँ ऐसे। तो एक तो त्रिभुज में ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ऐसे छोटा वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, नाम मैंने इनके दिए नहीं है, तुम चाहो तो इनकी नेमिंग कर देना, उस हिसाब से कर लो, बाकी तो ज़रूरत नहीं है। चलो नेमिंग कर दो। ये ऑब्जेक्ट है I है, इसको मैं X डाल देता हूँ और इसको डाल देता हूँ Y। तो दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज हम ले रहे हैं OXY, दूसरा ले रहे हैं IXY। तो ये दो त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले कोई एक त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज OXY से, और OXY के अंदर tan थीटा लगा दो। tan थीटा कितना है इसमें I, थीटा की जगह आएगा OXY के अंदर I, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें थीटा के सामने वाला लंब यानी कि स्मॉल a, और आधार कितना होगा, स्मॉल a अपॉन में आधार होगा
स्मॉल d। चूँकि I नगण्य है और जब I नगण्य होता है तो ऐसी स्थिति में tan I और sin I दोनों का मान ही I हो जाता है। तो I बराबर आ गया A/d। ये तो I की वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरे वाले त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज IXY से, त्रिभुज IXY। देखो कहाँ है त्रिभुज IXY, IXY दोनों त्रिभुजों, पहले त्रिभुज से निकाल लिया, दूसरे त्रिभुज से देखें। इसमें tan थीटा लगाओ वापस से, तो tan थीटा है R बराबर, सॉल्व कर लेना, A/d डैश आ जाएगा। चूँकि R नगण्य है और R नगण्य है तो ऐसी स्थिति में R बराबर A/d डैश। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, 1 2 3 इक्वेशंस को मर्ज कर दो, यानी कि 2 और 3 इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और ये सवाल जहाँ से हम सॉल्व करेंगे वो स्टेप आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है μ1/μ2 बराबर I/R। I का मान कितना है, A/d के बटे A/d डैश। A से A कट गया तो μ1/μ2 बराबर d डैश ऊपर d डैश/d। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ2/μ1 बराबर d/d डैश। जैसे भी ज़रूरत है वैसे हम इसको काम में ले सकते हैं, बट एक चीज़ याद रहे, इसको याद रखने का एक सूत्र बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। यहाँ पे d क्या है, d क्या है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई मतलब रियल डेप्थ, अपॉन में RD रियल डेप्थ, अपॉन में है एपरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई, इसको एपरेंट डेप्थ में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब याद क्या रखना था इसमें वो मैं बता देता हूँ कि μ2 मीडियम में डेप्थ इतनी है, लेकिन जब μ1 में से देखेंगे तो इतनी, तो μ2 के सामने μ1 की डेप्थ, μ2 के सामने μ2 की डेप्थ और μ1 के सामने μ1 से देखने पर जो डेप्थ आएगी वो डेप्थ। तो ये फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला देख लें अच्छे तरीके से। तरीका क्या है वो मैंने बता दिया है, 2 तरीके से होता है, एक में बढ़ती है और दूसरे में घटती है। एक चीज़, फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, ये μ1 μ2 इसमें मान लो और इसको सॉल्व करके देख लो, सेम यही आने वाला है। ठीक है, तो चाहे तो ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, दोनों में फॉर्मूला यही लगाएंगे हम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, बोर्ड पे देखें। एक पक्षी झील की सतह से 10 मीटर ऊपर उड़ते हुए झील के अंदर 12 मीटर गहराई में मछली देखता है, तो मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी। मतलब एक्चुअल में जो मछली है वो झील की सतह से 12 मीटर नीचे है, वो देखता नहीं है, 12 मीटर नीचे है, तो उसको कितनी गहराई पर दिखाई देगी। और मछली पक्षी को देख रही है, तो मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी तथा मछली को पक्षी कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा। ये सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये मान के चलो ऐसे है स्थिति कुछ कि ये तो है झील की सतह, ये है झील की सतह, ऐसे झील है, झील की सतह, झील में पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ एक मछली दिखती है। देखो, एक मछली है जो कि 12 मीटर गहराई में है, 10 मीटर गहराई में, सॉरी,
यहाँ पे एक मछली है जो कि 10 मीटर गहराई में है। ये देखो, ये मछली है 10 मीटर गहराई के अंदर। अब ऊपर यहाँ पे पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पे पक्षी है, पक्षी को इस तरीके से बना लें, ये पक्षी उड़ रहा है यहाँ पर और ये देख रहा है मछली को, ऐसे मछली को देख रहा है और मछली इसको देख रही है। तो पहली कंडीशन पढ़ेंगे हम कि जब पक्षी मछली को देखे तो मछली की गहराई पहले निकालेंगे हम, मछली की गहराई। ठीक है, सवाल में दिया है कि कौन सी डिस्टेंस कितनी है, मछली इसके 10 मीटर नीचे है। मीटर जरूरी नहीं है डिस्टेंस ऑलवेज मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, तुमको सेंटीमीटर में रखनी है, फीट में आए तो फीट में। और ये जो हाइट है, ये वाली डेप्थ, ये है अंदर 12 मीटर, ये 12 मीटर है और ये है 10 मीटर। अब ये इसको देख रहा है तो ये कितनी ऊपर इसको दिखाई देगी। तो देखो, सबसे पहले तो एक्चुअल में जो मछली है ना, एक्चुअल में वो 12 मीटर नीचे है, लेकिन इसको कितने मीटर नीचे दिखाई देगी ये निकालो सबसे पहले। तो देखो, मछली की आवासी गहराई हम निकालते हैं। तो आवासी गहराई निकालने के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे पानी है, पानी का अपवर्तनांक μ2, बाहर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, एयर। और एयर के लिए μ1 बराबर होता है 1 और पानी के लिए μ2 बराबर होता है 4/3। तो देखो, मछली की आवासी गहराई निकालते हैं, जिसको कि हम क्या मानते हैं, d डैश। तो d डैश की वैल्यू निकालो। d डैश की वैल्यू फॉर्मूला है μ2 अपॉन में μ1 बराबर d अपॉन में d डैश। μ2 कितना है, 4/3 के बटे 1 बराबर d कितना है, 12/d डैश। तो d डैश बराबर 12/4/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो d डैश बराबर 12×36/4, d डैश बराबर 9×36, 9 मीटर। तो उसको मछली एक्चुअल में 9 मीटर अंदर दिखाई देगी, पानी की सतह से 9 मीटर अंदर दिखाई देगी। अब ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने इसका आंसर 9 मीटर लिख दिया उसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि सवाल पढ़ो। सवाल ये कह रहा है कि पक्षी को कितने मीटर अंदर गहराई में दिखाई देगी। अच्छा, वास्तव में कितने मीटर गहराई में, 10 और 12 कितना, 22 मीटर। वास्तव में वो 22 मीटर गहरी है, लेकिन पानी की अपवर्तन की वजह से वो 12 मीटर की जगह 10 तो ये और ये 12 की जगह कितना रह जाएगा, 9। तो वास्तव में कितने मीटर नीचे दिखाई देगी, 10 + 9 बराबर 19 मीटर। तो आंसर इसका 9 मीटर नहीं है, आंसर 19 है। तो मछली की कुल गहराई बराबर आ जाएगी 9 प्लस वायु में कितना है, 10, 19 मीटर। ये तो हो गया इसका एक पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, पक्षी की ऊंचाई। दूसरा पार्ट, पक्षी की ऊंचाई निकालते हैं। तो देखो, ऐसा मान लेते हैं कि माना पक्षी की जो ऊंचाई है ना, वास्तविक ऊंचाई इसकी h है। तो सबसे पहले हम वास्तविक ऊंचाई इसकी h, यानी कि h बराबर है 10, ये वाली जो है h बराबर है 10। टोटल हाइट इसकी वही 22, दोनों की हाइट 22 ही है वैसे रियल में तो, लेकिन अपवर्तन की वजह से मछली तो इसको 19 मीटर नीचे दिखेगी। और अब हम पक्षी की ऊंचाई, मछली पक्षी को देख रही है तो पक्षी कितना ऊपर देखेगा ये हम निकालने वाले हैं। तो क्या निकालेंगे, पक्षी की आवासी ऊंचाई कहाँ से, सतह से। देखो, मछली जल में है तो पक्षी से आने वाली प्रकाश किरणें का अपवर्तन यहाँ होगा, नीचे अपवर्तन नहीं होगा। तो ये हाइट तो सेम रहेगी, जैसे उसमें 10 सेम थी वायु में,
इधर इसमें 12 सेम रहेगी, ये 10 चेंज हो जाएगी। 10 चेंज होके कितनी बनेगी वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो देखो जिसको हम एच डैश मानते हैं, तो एच बराबर तो कितना है 10, और एच डैश हम अभी निकालने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, वही μ2 अपॉन में μ1 बराबर d अपॉन में d डैश। तो देखो d की जगह यहाँ h माना है, तो h अपॉन में h डैश। तो h ऊंचाई ये वाली है, तो μ2 माध्यम ये वाला हुआ। चलो दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ मैं इसको। ये तो हुआ μ2 दूसरी कंडीशन में, और ये वाला माध्यम हो गया μ1। तो यहाँ पे देखो μ2 तो कितना है 1, और μ1 बराबर 4/3। μ2 है 1, μ1 बराबर 4/3 बराबर h कितना है 10 अपॉन में h डैश को ऊपर लेके आओ, तो h डैश बराबर 10 इंटू 4/3। h डैश बराबर ये आ जाएगा 40/3, और 40/3 का मतलब है भाग लगा लो 13.33 या 13.3 मीटर h डैश आ गया। ये इसका आंसर है क्या बताओ? ये इसका आंसर नहीं है, ये तो यहाँ से आ रहा है 13.3, ये भी तो है 13.3 और 12। तो पक्षी की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट पक्षी की कितनी आई, तो कुल ऊंचाई निकालने के लिए कैपिटल H मान लेता हूँ मैं इसको। कैपिटल H बराबर H डैश प्लस पानी के अंदर इसकी जो डेप्थ थी वो H डैश कितना निकाला 13.3, पानी के अंदर इसकी डेप्थ कितनी है 12, दोनों को ऐड कर दो, कुल हाइट आ गई 25.3 मीटर। बोलो आई बात समझ में? ये इसका आंसर है। तो देखें ये सबसे बेसिक सबसे सरल न्यूमेरिकल था, और भी कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स सेकंड सवाल, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल देखें कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि ऊपर आँख है, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे नीचे है, जो कि कांच की एक स्लाइड बीच में है, मतलब नीचे भी एयर है ऊपर भी एयर है, बीच में कांच की स्लाइड है 15 मीटर मोटी। नीचे की जो स्लाइड की सरफेस है उससे 12 मीटर नीचे ऑब्जेक्ट है, कांच की स्लाइड की मोटाई 15 मीटर है, और स्लाइड से 24 मीटर ऊंचाई से वो देख रहा है वस्तु को। तो अब सवाल ये है कि बताइए ये आँख इस वस्तु को कितना मीटर नीचे देखेगी। अच्छा, वास्तव में जो इसकी डेप्थ है, रियल डेप्थ टोटल, वो कितनी है 12, 27 प्लस 24, 41 हो गया शायद, 27 और 51, जो रियल डेप्थ है वो इसकी 51 मीटर है। सवाल यह है कि वो कितना मीटर ऊपर देखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लाइट रे नीचे से चल के ऊपर की तरफ जा रही है, जो लाइट रे है वो नीचे से चल के ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट सरफेस इसको मानते हैं, और सेकंड सरफेस, फर्स्ट और सेकंड सरफेस ऑलवेज इस तरीके से माननी है, जिधर से लाइट जाएगी ऊपर की तरफ तो पहले ये आएगी फिर ये आएगी, तो फर्स्ट ये सेकंड ये। तो फर्स्ट सतह के लिए तो देखो फर्स्ट सतह द्वारा, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सतह द्वारा अपवर्तन, फर्स्ट सतह द्वारा अपवर्तन। अब हम ऐसा मानते हैं, माना कि इसको यहाँ से देखा जा रहा है, ऐसा मान लिया यहाँ से देखा जा रहा है, तो यहाँ से देखने पर जस्ट ऊपर ये कोई गैप ज़्यादा नहीं है, तो ये 12 मीटर नीचे दिखनी चाहिए, है 12 मीटर लेकिन दिखेगी नहीं। बीच में गिलास है जिसका अपवर्तनांक होता है 3/2, एयर है जिसका 1 होता है, ये यहाँ पर है, तो रियल में ये इसको कितने मीटर नीचे देखेगा ये निकाल लो सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले ये निकालते हैं, तो इसको निकालने के बाद फिर आगे सेकंड सरफेस के लिए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सतह द्वारा अपवर्तन, जहाँ पर फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में μ1 बराबर
म्यू2 अपॉन में म्यू1 बराबर डी अपॉन में डी डैश। म्यू2 कौन सा माध्यम, जिससे प्रकाश किरण जा रही है, एयर से जा रही है, तो म्यू2 बराबर 1 बटे किस में जा रही है, ग्लास में, म्यू1 बराबर 3/2 बराबर में डी रियल डेप्थ कितनी है 12 अपॉन में डी डैश। तो डी डैश निकालो, यहाँ से डी डैश बराबर कितना आ गया, डी डैश बराबर आ गया 12 इंटू 3/2, ये से कट गया 6, तो डी डैश बराबर आ गया 18 मीटर। तो जब हम यहाँ से इसको देखें तो ये 12 मीटर की जगह 18 मीटर नीचे हमको दिखाई देगी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ओ यहाँ पे था, लेकिन ऊपर से देखने पे वो ओ डैश वाली स्थिति में आ जाएगा, ओ डैश। तो दूसरी वाली सतह के लिए अपवर्तन पढ़ेंगे, तो दूसरी वाली सतह के लिए ऑब्जेक्ट ओ पर होगा या ओ डैश पर। तो पहली सतह के लिए तो ऑब्जेक्ट ओ पर ही होगा, लेकिन दूसरी सतह के लिए ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश पर। और ये वाली डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ है 18, अभी हमने निकाली है, डी डैश जिसको कहा है। अब दूसरी सतह द्वारा अपवर्तन, सेकंड सतह द्वारा अपवर्तन, सेकंड सतह द्वारा अपवर्तन हम पढ़ते हैं, तो इसके लिए रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ मतलब अब हम इसको यहाँ से देखें तो, जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो डेप्थ कितनी आ रही है, यहाँ से देखने पर, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो रियल में डेप्थ कितनी आ रही है, देखो 18 ये वाली और 15 ये वाली, 15 18। तो इसकी जो रियल में डेप्थ है ना डी बराबर कितनी है, 15 प्लस 18 बराबर 15 और 18 33 मीटर। रियल में डेप्थ 33 मीटर है, लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो कितना मीटर दिखेगा, इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है म्यू2 अपॉन में म्यू1 बराबर डी अपॉन में डी डैश। म्यू2 कौन सा मीडियम, जिसमें से लाइट रे आ रही है, म्यू1 कौन सा मीडियम, जिसमें जा रही है। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो वो इस मीडियम की बात कर रहा है, ये म्यू2 है, ये म्यू1 है। म्यू2 के लिए कितना, 3/2 बटे में 1 बराबर डी कितना, 33 मीटर बटे डी डैश हमको निकालना है। तो डी डैश बराबर कितना आ जाएगा, डी डैश यहाँ पे ये 3/33 बटे 3/2, तो डी डैश के बराबर में कितना आ जाएगा, डी डैश बराबर 33 इंटू 2/3, डी डैश बराबर 22 मीटर। तो कुल मिला के बात ये है कि जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने का मतलब है इस कोने से देख रहे हैं, इस सतह से, तो ये टोटल 22 आ रही है। यहाँ से देखने पर ये जो टोटल है ना, ये 22 आ रही है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जहाँ भी ऑब्जेक्ट बन रहा है 22 आ रही है। तो अतः वस्तु की वास्तविक गहराई डी डैश बराबर, कैपिटल डी बराबर डी डैश प्लस इसकी ये वाली एयर में 24, कैपिटल डी बराबर डी डैश कितना 22 प्लस 24, कैपिटल डी बराबर 4 2 6 2 2 4 46 मीटर। तो ये सवाल है, एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें। कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको पूछा जा सकता है कि भाई ये चीज़ कैसे आई, अगर किसी को कोई डाउट है तो। वापस सुन लो, सबसे पहले पहली सतह से पढ़ते हैं। माना कि हम यहाँ से देख रहे हैं, रियल में तो ये 12 मीटर नीचे है, 12 मीटर, लेकिन वो अपवर्तन द्वारा 18 मीटर नीचे दिखाई देगी जब यहाँ से देख रहे हैं 18 मीटर। अब हम यहाँ से देखते हैं, माना कि जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाली इसके नीचे नीचे कितना है, 12 की जगह 18 हो चुका है, प्लस ये 15 कितना हो गया 33, ये 33 हो गया टोटल। जब यहाँ से देखेंगे तो
33 रियल में है, लेकिन कितनी दिखाई देगी, वो दिखाई देगी 22, ये 22 दिखाई देगी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर बनेगा बाद में, ये ओ डैश है। सेकंड वाली सतह के लिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे बनेगा ओ डबल डैश, यहाँ पे बनेगा ऐसे, तो ये 22। अब जब यहाँ से देख रहे हैं तो रियल में 22 तो ये दिख रही है और 24 ये है ही, 22 और 24 टोटल 46 मीटर, जो कि अपना आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट लें जल्दी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही मैं तुमको घर के लिए दे रहा हूँ, जो तुमको कॉपी में करना है, खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मान के चलो ऐसे करके एक कांच की स्लाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कांच की स्लाइड है, ऐसे ये कांच की स्लाइड है, यहाँ इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है और आँख हमारी पानी के अंदर है, आँख पानी के अंदर है, ये सवाल है। इसकी गहराई दे देता हूँ मैं, जैसे ये वाली दे दी 20 मीटर, ये 20 मीटर है। चलो ऐसी संख्या देता हूँ जो इजीली कट जाए, 3/2 कट जाएगी, 3/2 21 मीटर कर लो, 21 मीटर। ये वाली डेप्थ 21 मीटर और ये वाली जो डेप्थ है इसको दे रहा हूँ मैं 15 मीटर और इधर वाली जो है वो 10 मीटर। अब तुमको इसको सॉल्व करके बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तरीका वही रहने वाला है, बिल्कुल एयर से गिलास में जा रही है, 21 से ज़्यादा हो जाएगी ये डिस्टेंस। जैसे इसमें हम एयर से गिलास में गए तो 12 की जगह कितनी हो गई 18, तो लगभग 1.5 गुनी हो गई ना, तो वहाँ पे भी 1.5 गुनी हो जाएगी, 21 की 1.5 गुनी। तो इसको ना संख्या को 21 की जगह 20 रखें, 20 रखो, इसको सॉल्व हो जाएगा इजीली, 20 से दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग सरफेस हैं, पहली सरफेस ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। जब हम आँख यहाँ पे रखेंगे, जब हम आँख यहाँ पे रखेंगे तो वो 20 की जगह, तुम सॉल्व करके देखना, यहाँ पे कहीं बनेगा ओ डैश, 20 की जगह ये आएगा 30। सॉल्व करके निकालना कैसे आया है, 20 की जगह तो कितना आ जाएगा 30। अब सेकंड सरफेस के लिए चलते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए देखो, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी गहराई में है, 15 + 30, 15 और 30 कितना हो गया 45। सेकंड सरफेस के लिए जो गहराई है वो 45 होगी। इसके लिए यहाँ पे μ1 बराबर, तो इस जगह पे μ बराबर कितना लेना है 1, यहाँ μ बराबर कितना लेना है 3/2 और यहाँ पे μ बराबर लेना है 4/3। तो इसमें और उस सवाल में एक छोटा सा बेसिक अंतर, और अंतर ये है कि यहाँ पे एयर है, वहाँ पे एयर और यहाँ पे क्या है पानी, वाटर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। सेकंड सरफेस के लिए चाहो तो मैं निकाल के बता दूँ, चलो मैं निकाल देता हूँ। कितना आ जाएगा μ2/μ1 बराबर d/d डैश, μ2 कितना है, μ2 इसमें से जा रही है 3/2 बटे में 4/3 बराबर d कितना है 45 बटे d डैश निकालना है। तो यहाँ पर d डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 इंटू ये ऊपर जाएगा 4/3, ये नीचे जाएगा यानी कि 2/3। तो देखो d डैश बराबर ये 15 और ये 5 × 4 × 2 कितना हुआ, d डैश बराबर 5 × 20 40 मीटर आ गई। 40 मीटर यहाँ से आई है, 40 और 10 50, तो इसकी जो रियल डेप्थ आएगी वो 50 मीटर इसका आंसर आएगा। कैसे आया सॉल्व करके देख लेना, जैसा पहला किया है वैसे ही सेकंड करना।
इजीली आंसर आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में बता दिया है इसको। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, अगले सवाल पे चलते हैं फिर। अगला सवाल पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4। दर्पण द्वारा परावर्तन होने एवं ना होने की स्थिति में बने प्रतिबिंबों के मध्य दूरी ज्ञात करो। सवाल थोड़ा टेढ़ा है तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो, ये कोई पात्र है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर से देखा जा रहा है, आंख ऊपर बनी हुई है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर एयर है। सवाल ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। वास्तव में ये 24 मीटर गहराई पर है, लेकिन यहाँ ये गहराई थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं, आगे की बात ही बाद में करेंगे। तो देखो, इधर करता हूँ क्योंकि दर्पण से नीचे परावर्तन का इधर करेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आभासी गहराई, जहाँ पे इमेज बनेगा आई, जहाँ पे इमेज बनेगा आई। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में μ1 बराबर d अपॉन में d डैश। μ2 जहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण वस्तु से चलती है हमेशा, वस्तु से ऊपर की ओर प्रकाश किरण जाएगी तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर कितना ऊंचाई बनेगा। देखो μ2 कितना है 4/3, μ1 1, और d कितना है d 24, और d डैश हमको निकालना है। तो d डैश बराबर 24/4/3, यहाँ से d डैश बराबर आ जाएगा 24 × 3/4, d डैश बराबर 18 मीटर। तो d डैश बराबर आ चुका है 18 मीटर। क्या आया है 18 मीटर, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं दिखेगी आँख से देखने पर। ये इमेज आई दिख रही है, जो कि कितनी गहराई पर है, ये डिस्टेंस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस आई है 18 मीटर, ये 18 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। मीटर सेंटीमीटर जो भी तुमको मात्रक दे रखा है उसी में इसको सॉल्व करें। अब दूसरी चीज़ क्या पूछी है इसमें, और निकालना क्या है वो तो अभी बाद में। दूसरी चीज़ क्या पूछी है, देखो इसमें नीचे की साइड में समतल दर्पण लगा हुआ है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे बढ़ा लेता हूँ। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। मतलब इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ये 12 मीटर है, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है, तो 12 मीटर नीचे ही इसका इमेज बनेगा। मतलब ये है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ये हो गया दर्पण में बना हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज ओ डैश, ये रहा। अब देखो ये जो इमेज है ना वो तो इसकी है, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज ये रही आंख से देखने पर। अब इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज भी थोड़ी सी ऊपर बनेगी, कहाँ बनेगी, कितनी गहराई में बनेगी वो हम निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस पता करो। ये डिस्टेंस 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12 ही होगी, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तो ये 12, तो ये भी कितनी हो गई, 12। अब देखो जब यहाँ आँख से हम देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी गहराई में है। तो यहाँ से यहाँ तक 12, 24 ही हो गया, 24 हो गया, 24, 24, 48। इसकी जो रियल डेप्थ है वो 48 है। अब देखो समतल दर्पण, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के लिए जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की ओ डैश, उसकी इमेज यानी कि उसकी आभासी ऊंचाई कितनी हो। वास्तव में तो इतनी गहराई पर बनेगा, लेकिन आभासी कितनी होगी तो वो हम निकालते हैं। फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में μ1, μ2 अपॉन में μ1 बराबर d अपॉन में d डैश। μ2 कितना है, ये पानी के अंदर ही माना जाएगा पूरा। μ2 है
पानी का होता है 4/3 के बटे μ1, बाहर वायु है 1, डी कितना है 48 और डी डैश हमको निकालना है। तो डी डैश निकालते हैं हम, डी डैश बराबर 48/4/3, 48 48 अपॉन में 4/3, 3 ऊपर, डी डैश बराबर 48 इंटू 3/4, डी डैश बराबर आ जाएगा, ये 4 से इसको काट लें 12 बार और 12 × 36, 36 मीटर, 36 मीटर। देखो 36 यानी कि ओडैश का जो इमेज बाहर से दिखेगा ना, एक्चुअल में यहाँ बनेगा, लेकिन ओडैश बाहर से देखने पर 36 मीटर गहराई पे दिखेगा। तो 24 और 12 36, मतलब ये हमको यहाँ पर दिखाई देगा इस जगह पर। ये बन गया आई डैश। सवाल में ये पूछा था दोनों प्रतिबिंबों के मध्य की दूरी ज्ञात करो, मतलब एक तो ये वाला प्रतिबिंब और एक ये वाला प्रतिबिंब, इन दोनों के बीच की दूरी जिसको हम x मान लेते हैं, ये हमसे पूछी गई है। तो ये हुआ x। अब खुद बताओ इसमें x कितना है। तो देखो अतः चित्र से फ्रॉम डायग्राम दोनों प्रतिबिंबों के मध्य दूरी x बराबर कितनी होगी बताओ। ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये 36, पूरी 36 है। 36 में से ये माइनस कर दो, 36 माइनस 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 मीटर। अगर मात्रक सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ये सवाल था, अच्छा सवाल था, ये देख लें और इजीली दोबारा देख लें अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। लेकिन सवाल ये बहुत ही सरल है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक जल्दी से। एक लास्ट सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर है 5। और सवाल तुमको देख ही गया होगा बोर्ड पे कि यहाँ पे गिलास से बनी हुई सरफेस है। ये गिलास है जिसके लिए म्यू बराबर लिया जाएगा 3/2। बाहर कोई मीडियम दिया नहीं है, नहीं दिया तो एयर मान लो, जिसके लिए म्यू बराबर लिया जाएगा 1। सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में ही आँख है, मतलब एक ही जगह पे दोनों, ऐसे मान सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे अंदर जाएगी, अंदर जाके दर्पण से टकराएगी, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। इससे लाइट रे टकराएगी तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कितनी गहराई पर आँख को दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी गहराई पर आँख को दिखाई देगा, ये इसमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि यहाँ से कोई एक लाइट रे है जो कि ऐसे जा रही है, माना कि यहाँ से एक लाइट रे लेता हूँ जो कि ऐसे जा रही है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है। अब आगे कैसे जाएगी इसके लिए अविलंब हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देता हूँ, ये मैंने अविलंब बना दिया। अब ये यहाँ से जानी चाहिए थी सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी जाएगी नहीं क्योंकि अपवर्तन होगा। विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, और अविलंब की ओर झुकेगी तो ऐसे झुककर यहाँ आके टकराएगी। यहाँ के टकराएगी तो ये क्या है, अवतल दर्पण। ये इसको परावर्तित कर देगा, परावर्तित होने के बाद ये यहाँ आके रुकेगी, और जब यहाँ आके रुकेगी तो यहीं पे बनेगा इसका इमेज आई। अब हमको पता लगाना है कि आँख इस इमेज को कितना अंदर देखेगी। तो इसके लिए 3 स्टेप में सवाल को डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में ये है कि लाइट रे इधर से जा रही है, तो यहाँ से ऐसे सीधी गई, लेकिन इस पर यहाँ पहुँची, तो दर्पण को क्या लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। दर्पण को ऐसे लगेगा ओ डैश यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट से कितना पीछे ये दिखाई देगा। तो इसके लिए वही सिंपल बेसिक रूल, μ2 अपॉन में μ1 बराबर d अपॉन में d डैश। μ2 कितना है, μ2 है एयर के लिए 1, गिलास के लिए 3/2 बराबर d कितना है 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मानो, अपॉन में d डैश। तो d डैश बराबर
10 इंटू 3/2, डी डैश बराबर 15 सेंटीमीटर, डी डैश आ गया 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डेप्थ है ना, ये 10 की जगह हो जाएगी 15, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, और यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, 5। अब देखो स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम ऐसे मान सकते हैं कि एक इसमें ये वाली डिस्टेंस और वो तुमको देगा, और इस डिस्टेंस को मान के चलो, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको वो दे देता है तुमको 45, इसको 45 मान लो। अब देखो स्टेप सेकंड, ये है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण हम ये पता लगाते हैं कि इमेज कितनी दूरी पर बनेगा। तो अवतल दर्पण के लिए इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, ये निकालना दर्पण सूत्र से बहुत आसान है। तो देखो इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ओ पर या ओ डैश पर, ओ डैश पर, क्योंकि किरणें ऐसे आ रही हैं तो वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। वस्तु की दूरी ये होगी 15 और 60, वस्तु की दूरी -60, फोकस दूरी 20 दे रखी है यानी -20, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है। तो देखो इसमें दिया क्या है, u बराबर तो हमने अभी भी पता लगाया -60 सेंटीमीटर। कैसे देख लो, 45 और 15, 45 15 60, क्योंकि दर्पण के लिए प्रकाश किरणें इस जगह से आ रही हैं, इस जगह से आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और फोकल लेंथ कितनी है, अवतल है इसलिए -20 सेंटीमीटर। और इसका v निकालना है हमको, v निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला होता है अवतल दर्पण के लिए, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/-20 बराबर 1/b प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -60। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना इसको, v बराबर -30 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब है -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। -30 का क्या मतलब है, -30 का मतलब है माइनस, मतलब इसी साइड में ये वाली जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गई। ये 30 पूरी 45, तो ये कितनी आई, ये आ गई 15। तो बताओ आँख को ऑब्जेक्ट कितनी अंदर दिखाई देगा, तो 15 ये, और आँख 10 पर है, ऑब्जेक्ट के पास ही आँख है, तो 15 और 10 25। ये इसका आंसर है और ये ही इसका गलत जवाब है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे दिखेगा या यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। दिखेगा कहाँ पे, जब यहाँ से प्रकाश, ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें चल के आँख पे दिखेंगी, आँख पे पहुँचेंगी तभी तो दिखेगा। और आँख पे पहुँचने से पहले वो वापस गिलास में से किस में जाएंगी, एयर में, तो उसकी जो डेप्थ है वो बदल जाएगी। कितनी बदलेगी ये हम देखते हैं। तो देखो स्टेप थर्ड हम सॉल्व करते हैं। स्टेप थर्ड में ये है, बिल्कुल बेसिक सा बना देता हूँ स्टेप थर्ड को। स्टेप थर्ड को ऐसे मान सकते हैं हम कि मान के चलो यहाँ पे कोई इमेज आई है, यहाँ पे ह्यूमन आई है जिसकी डिस्टेंस है 10, इसकी डिस्टेंस है 15, और ये ग्लास है और इधर क्या है, एयर। अब ये वाला इमेज आँख कितनी डेप्थ में देखेगी, रियल में डेप्थ कितनी है 15 और 10 25, लेकिन कितनी डेप्थ में देखेगी ये हमको पता लगाना है। चलो फॉर्मूला लगाओ, लाइट रे यहाँ से चलेंगी आँख तक पहुँचेंगी, तो फॉर्मूला होता है μ2/μ1 बराबर d/d डैश। μ2 कितना है, ग्लास के लिए 3/2 बटे में 1, d कितना है 15, और d डैश हमको निकालना है। d है 15 और d डैश हमको निकालना है। तो d डैश बराबर 15/3/2, d डैश बराबर 2 ऊपर पहुँच जाएगा 30/3, मतलब d डैश बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। d डैश 10 मतलब 15 की जगह ये डिस्टेंस 10 रह जाएगी, मतलब इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा i डैश। ये जो डिस्टेंस है ये है 10। अब बताओ
आँख कितना अंदर देखेगी उसको, तो 15 की जगह इसको 10 देखेगी, और 10 ये है ही, 10 और 10 20। अतः प्रतिबिंब की आभासी गहराई, अतः प्रतिबिंब की आभासी गहराई कैपिटल D बराबर 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? ये सवाल था। अच्छा, प्रतिबिंब की आभासी गहराई तो 20 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की वास्तविक गहराई कितनी है? यहाँ पे वास्तविक गहराई है 15 और 10 25, लेकिन आभासी रूप से कितना सेंटीमीटर अंदर दिखाई देगा? वो 20 सेंटीमीटर। तो देख लो, ये सवाल है जिसको 3 स्टेप में हल करना है। सबसे पहले ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, कैसे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर स्टेप सेकंड के अनुसार इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, और इस इमेज यहाँ पे बना है, ना कि आँख को दिख रहा है। आँख को तो वो थोड़ा सा आगे दिखेगा और 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ के चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए फिर स्टेप थर्ड लगाएंगे, और स्टेप थर्ड को सॉल्व करके 10 सेंटीमीटर। आँख कितना अंदर देखेगी? आँख अंदर देखेगी, ये यहाँ पे जो आया है आई, यहाँ पे बनेगा एक्चुअल में आई डैश, और ये वाली डेप्थ होगी 10। तो आँख द्वारा देखी जाने वाली गहराई 10 और 10 20। ओ और आई डैश के बीच का गैप पूछ रहा है वो, और ये गैप आएगा 10 और 10 20 सेंटीमीटर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।